गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 6 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और हम इसका जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, एक बार फिर हम यहाँ पे इसका रिविजन कर रहे हैं। वैसे तो हमने हाफ ईयरली के लिए इसका रिविजन कर लिया था, लेकिन अभी हम इसको फाइनल पेपर के लिए भी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस रिवीजन में क्या बदलाव है? तो बदलाव बस इतना है कि पिछले वाला हाफ ईयरली का रिवीजन पूरा का पूरा मैंने आपसे खुद हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया था, लेकिन इस बार हर एक क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं क्लास को शुरू। बट अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर ही रहे हैं। चलो, 6.3 का पहला क्वेश्चन देखो और इसे करके आपने मुझे बताना है नोटबुक पे। ठीक है, 1 मिनट का वेट करना। चलिए, तो 6.3 के क्वेश्चन जो आपको आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो यूज करनी होगी समरूपता की कसौटियां, जो कि हमने पढ़ रखी है कि क्या क्या कसौटियां होती है समरूपता की। सबसे पहली कसौटी होती है ए। ए मतलब कोण। कोण कोण के अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो हम कह देते हैं कि भाई ये त्रिभुज पक्का समरूप है। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, भुजाओं को देखने की जरूरत नहीं, कोणों को देखा अगर बराबर निकले तो भाई मतलब क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, दूसरी कसौटी होती है ए। तो ए कसौटी भी मतलब अगर किसी त्रिभुज के कोई से 2 कोण भी बराबर निकले तो उसको हम कहते हैं कि ये भी समरूप है। तीसरी कसौटी हो जाती है एस कि अगर 2 भुजाओं का अनुपात और 1 कोण बराबर है तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। चौथी कसौटी हो जाती है एस कि अगर तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, समानुपात में है, तो हम कहेंगे ये भी समरूप हो जाएगा। बताओ, और कोई कसौटी रहती है क्या? सारी कसौटियां होती है कि कोई और भी होती है? सोचो, बताओ। 3 कोण 3 भुजाएं, 2 कोण 1 भुजा, सॉरी 1 कोण 2 भुजा और 2 कोण। इसके अलावा है कोई? यस नो कुछ तो बोला करो। नहीं है? चलो, तो फिर करो, पहला क्वेश्चन करके बताओ। और आपने बताना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये वाले जो त्रिभुज हैं समरूप हैं, तो आपने बताना है कि किस कसौटी के आधार पे आप ये बोल रहे हो। तो बताओ, पहला ऑप्शन समरूप है या नहीं? यस मैम। कौन सी कसौटी के हिसाब से आप ऐसा बोल रहे हो? एंगल एंगल एंगल। ठीक है, इसके तीनों कोण बराबर थे तो हम कहेंगे ये समरूप है। अगला, क्या ये समरूप है? यस मैम है, ये भुजा 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 वाले से। ठीक है, लेकिन इसमें हमें त्रिभुज को कुछ घुमाने की जरूरत है कि नहीं है? यस मैम, घुमाने की जरूरत है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम इसको ऐसे का ऐसा रहने दें तो हम देखेंगे 2/6, 3/5 और 2.5/4 का तो कोई वो कुछ बन ही नहीं रहा है ना, कोई इसमें रिलेशन ही नहीं बन रहा। लेकिन जैसे ही हम क्या करें, या तो इस वाले त्रिभुज को घुमा दे या तो इस वाले त्रिभुज को घुमा दे, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर आ जाएंगे। तो इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनमें से तीनों का अगर आपको लगता है कि अनुपात बराबर आ रहा है घुमा के त्रिभुज को, तो फिर आप उसको कहोगे कि वो समरूप है। जैसे कि 2 की जोड़ी बन जाएगी किससे? 4 से, है ना। 2 की जोड़ी 4 से बन जाएगी, 3 की जोड़ी 6 से बन जाएगी और 2.5 की जोड़ी 5 से बन जाएगी। जब आप इसको घुमाओगे तो इसको अगर घुमा के देखे तो किस तरफ को घुमाए? बताओ, पी को कहाँ लेके जाए? पी क्यू आ जाएगा टेढ़े में, ऐसे में आ जाएगा पी क्यू, ऐसे में कौन आएगा बताओ ऊपर से नीचे? क्यू आर। क्यू आर, और ऐसे में आ जाएगा पी आर। क्यू आर जो है वो 4 है, क्यू एस जो है, क्यू एस का है भाई, सॉरी क्यूपी कितना है? 6 है, और आरपी कितना है? 5 है। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली जैसे त्रिभुज को घुमाया, 2 की 4 से अनुपात, 3 का 6 से अनुपात, 2.5 का 5 से अनुपात बराबर निकला।
बताओ, समझ आया सभी को ये? यस मैम। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है मैम। यस मैम। दिख रही है, बट फिर भी एक बार मैं फिर से शेयर कर देती हूँ, जिसको भी नहीं दिख रही होगी तो अभी भी ना दिखे तो सोचना आपकी तरफ से कोई दिक्कत है। सॉरी। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ। अच्छा, इसमें कौन सी समरूपता लगी? एस एस एस। इसका अगला क्वेश्चन करके बताइए, क्या उसमें आपको लगता है कि क्या होगा, समरूप है कि नहीं? अगर है तो कौन सी कसौटी? सिमिलर नहीं, ऐसा कह रहे हो? चलो देखते हैं। इसमें दो भुजाएं बराबर है। 3 का 6 से बन जाएगा, 2 का 4 से बन जाएगा, लेकिन 2.7 का 5 से कोई भी अनुपात नहीं बनेगा, बराबर नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे ये नहीं है ना, ये हमारे लिए समरूप ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी सिर्फ 2 ही भुजाओं का अनुपात बराबर था। हाँ, अगर यहाँ पे कोई कोण दिया होता कि भाई ये कोण इतने के बराबर है, तो हम 2 भुजा 1 कोण वो वाली कसौटी लगा देते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भुजा के बारे में बोला था, और भुजाओं में भी तीनों बराबर हो तभी उसको हम कहते हैं कि भाई ये समरूप है। लेकिन अगर 2 का ही अनुपात बराबर हो तो हम कहते हैं कि समरूप नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई कसौटी ही नहीं है। अगला बताओ, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आएगा, क्योंकि ये है खतरनाक सी आकृति जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से देख के सॉल्व करना है। बताओ। भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज को पलटने पर हाँ, अगर हम ऐसे Q को ऊपर ले जाए जहां पर M है, और P को नीचे ले आए, R को नहीं, ये ऐसे ले आए और इसको ऐसे ही रखें। मैं Q को ऊपर ले गई, Q पे 70 डिग्री का कोण बन रहा था, तो यहाँ पे भी 70 डिग्री का कोण बना दिया। QP 5 है, 5 लिख दिया। QR 10 है, 10 लिख दिया। अब इसको मत देखो, जब इसको घुमा दिया है तो इसको मत देखो। इसकी भुजा का इससे अनुपात और इस वाली भुजा का इससे अनुपात निकल जाएगा बराबर, क्योंकि आप 2.5/5 करोगे तो ये 1/2 आएगा, आप 5/10 करोगे तो भी 1/2 आएगा। ठीक है, अनुपात बराबर आ गया 2 भुजाओं का। तो ये हो गया S और S, और एक कोण भी बराबर आ गया 70-70, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताओ, किसी को अगर समझ नहीं आ रहा तो वही पूछो, क्योंकि बार बार इस चैप्टर को हम नहीं करेंगे। ये चैप्टर हमने पहले भी किया था और अभी भी इसको हम उतने ही अच्छे से कर रहे हैं जितना हमने पहले किया था। पहले बल्कि हमने इसको जल्दबाजी में किया था, अभी इसको बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। है किसी का कोई सवाल? ये वाला, मुझे ये वाली आकृति इंपॉर्टेंट लगती है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कौन सा वो लग गया? तो यहाँ पे लग गया SAS। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए भाई, ये वाला। मैम ये नहीं है क्यों? मैम, इसमें तो मैम इनमें अनुपात है ना 80 डिग्री के बीच, मतलब साइड में आ रहा है, और इसमें अलग आ रहा है, नीचे आ रहा है। अनुपात या कोण? भुजा। इसे घुमा घुमा के देखते हैं। अगर मैं इस वाले को, इसको घुमा के
यहाँ पे ऐसी रेखा बन जाएगी जो 80 डिग्री पे कोण बनाएगी। मतलब ये आ जाएगा ए बी सी, ऐसा। बी सी 3 है, ए बी है 2.5। ठीक है, और इसको घुमाए अगर इस वाली आकृति के हिसाब से इसको घुमाए तो 80 तो ऊपर चला जाएगा यहाँ, इसका नाम क्या है, कोण किस पे बन रहा है, एफ पे, तो एफ आ जाएगा इधर। इसको ऊपर को घुमाया तो डी आ जाएगा इधर और ई आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये 80 डिग्री यहाँ पर था। एफ डी है 5 और ई एफ है 6। हाँ, तो अगर इसको घुमा रहे थे तब भी इसके क्या कहते हैं उसको, संगत में ये वाली भुजा आई, 3 वाली भुजा इसके संगत में नहीं आ रही थी। और जब इसको घुमाया इसके हिसाब से तो भी क्या हुआ, जो 3 वाली भुजा थी इसके संगत खाली जगह आई। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इन्होंने, इनकी भुजाओं का अनुपात ही बराबर नहीं है, सिर्फ एक भुजा का अनुपात बराबर है, दूसरी का भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। तो एक एंगल बराबर था, एक भुजा का अनुपात बराबर था, लेकिन दूसरी के साथ बराबर नहीं था। मतलब इसमें भुजा का अनुपात बराबर था ही नहीं, सिंपल सी बात, इतना याद रखो। ठीक है, एक ही भुजा का अनुपात निकल रहा था, दूसरे का अनुपात उसके बराबर नहीं आ रहा था। तो अब कहेंगे क्या हो गया इसमें देखो, पहले तो आपको आकृति घुमानी आनी चाहिए। आकृति घुमाने के लिए, हाँ मैं बिल्कुल समझा रही हूँ, आकृति घुमाने के लिए आपको बस पॉइंट्स को ऐसे घुमाना होता है और आकृति को भी वैसे ही, फिर आकृति घूम जाती है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने छोटी वाली आकृति को इसके हिसाब से घुमाया, क्योंकि देखो छोटी वाली आकृति में कोण ऊपर बन रहा है और इसमें कोण इस तरफ को बन रहा है। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी इस आकृति को टेढ़ा कर दिया। ठीक है, ए पे कोण बन रहा था तो ए बिंदु यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ए बिंदु कहां पे आ जाएगा, यहां पर। उसके बाद क्योंकि मैंने ए को सी की जगह पे लाया तो सी चला जाएगा बी की जगह पर। ठीक है, बताओ ये समझ आया कैसे आकृति घूम रही है। ए ऊपर था, ए आ गया सी की जगह पे, तो सी किसकी जगह पे चला जाएगा, बी की जगह पे, और बी चला जाएगा ऊपर ए की जगह पे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बी। बताओ अभी समझ आई कैसे मैंने आकृति को घुमाया, बताओ किसी को डाउट है अभी। मैम दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया ये। सिंपल तो है बिल्कुल, देखो इनकी जगह बदलो, ए बिंदु को इधर भेजो, सी बिंदु को इधर भेजो, बी बिंदु को इधर भेजो। इतना समझ आया, बोलो। यस मैम। तो जब बिंदु को इधर भेजेंगे तो कोण भी साथ में जाएगा ना। अगर मैंने ए को यहाँ भेजा, अगर मैंने ऐसे इसको टेढ़ा किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए, तो ए पे कोण बन रहा है तो वो भी तो इधर आ जाएगा। जो ए पे कोण बन रहा था वो भी तो इधर ही आएगा ना, वो तो इससे दूर तो जा नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई जो कोण है उसको ऊपर ही रखा और ए नीचे ले आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जो कोण ए पे बन रहा था वो तो ए पर ही बनेगा, ऐसे 80 डिग्री का। ठीक है, ए यहां था, ए यहां आ गया, ये किसकी जगह थी, सी की, लेकिन ए ने सी की जगह ले ली तो सी उधर चला गया बी की जगह पे, तो यहां पर आ गया सी, और बी चला गया ए की जगह पे तो यहां पर आ गया बी। बताओ अभी कोई डाउट। नो मैम। फिर हमने देखा, अब इनकी वैल्यू लिखो, बीसी की वैल्यू कितनी है तो वो आपने नीचे आकृति में देखनी है। ऐसा मत करना कि जगह बदल दी लेकिन इसको 3 लिख दिया, इसको 2.5 लिख दिया, फिर वो गलत हो जाएगा। जिसका जैसा नाम उसकी वैसी वैल्यू रहेगी। जैसे ए बी 2.5 है तो ए बी ही 2.5 होगा, बीसी 3 के बराबर है तो बीसी ही 3 के बराबर होगा। ऐसा मत करना कि आकृति को घुमाया लेकिन जो इनकी वैल्यू थी वो नहीं घुमाई, इसको 2.5 लिख दिया और इसको 3 लिख दिया, फिर तो गलत होगा, फिर आपका आंसर गलत होगा। फिर हमने अनुपात निकाला, 2.5 के संगत ये वाली भुजा थी, इन दोनों का अनुपात निकाला तो 1/2 आया। ठीक है, उसके बाद इसका अनुपात निकालने की कोशिश की लेकिन इसके संगत जो भुजा है उसकी वैल्यू ही नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसका भी अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है,
क्योंकि इसकी अगर हम अनुपात निकालना चाहें तो इसकी संगत बीसी की संगत भुजा डीई था ना, तो डीई की तो वैल्यू ही नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, तो इसलिए इसका अनुपात नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें कोई भी समरूपता की कसौटी नहीं लग रही है, इसलिए ये समरूप नहीं है। ठीक है, यस मैम। बाकी फिर इस आकृति को भी हमने घुमाया था ऊपर की तरफ को, तो वैसे ही एफ चला जाएगा डी की जगह पे, डी आ जाएगा ई की जगह पे, ई आ जाएगा एफ की जगह पे, फिर उसको घूम के ट्राई आप एक बार खुद से करना, फिर भी ना आए तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अगला बताओ, ये वाला बताओ, है ये क्या है, ये है कैसे? वो, यस मैम, इसके ये एंगल से है ठीक कि है, त्रिभुज का अंदर का वो होता है 180 डिग्री होते हैं, मतलब इसके तीनों कोणों का योग। 180 होते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज जैसा मर्जी हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होता है। तो क्योंकि ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो इसका मतलब इसके जो कोण निकलेंगे उनको जब जोड़ोगे तो 180 आएगा, इसके कोणों को जोड़ के भी कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया 70 जमा 80 जमा कोण एफ, क्योंकि कोण एफ नहीं पता ना, उसको निकालना है, तो कोण एफ को ऐसे कैसा रखो और 180 में से माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ो, पहले कितना आएगा, 150 माइनस कर दो 150 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा कोण एफ, 30 के बराबर, तो 30 ये आ डिग्री। गया 30 डिग्री, 30 के बराबर। ठीक है, और को अगले अगले वाले में भी ऐसे ही करते हैं, अगले वाले त्रिभुज में भी ऐसे ही करते हैं। ये 80 डिग्री का था, जहाँ 30 डिग्री जहाँ कोण P बराबर में 180, तो एंगल P को अकेला छोड़ा, 180 में से 8 9 10 11 110 को घटाया, तो कितना आ गया एंगल P, 70 डिग्री। तो देखो इनकी कोण बराबर है, तो हम कहेंगे समरूपता कसौटी कौन सी लग गई, ए कोण कोण कोण, और ये समरूप हो गए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा इजी नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा। जैसे कि ऐसा आ सकता है एक 1 मार्क के क्वेश्चन में कि आपको कोण की वैल्यू निकालनी पड़े, ऐसा भी आ सकता है जिसमें आप त्रिभुज को घुमाते रहो लेकिन उसकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर ही ना आए, ऐसा भी हो सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें जब आपने त्रिभुज को घुमाया तो घुमाने के बाद जो संगत भुजाएं थी उनका अनुपात बराबर आ गया। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है। ऊपर वाले मुझे नहीं लगता आएंगे, क्योंकि ऊपर वाले आएंगे बेसिक मैथ में, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तीनों कोण देखे बराबर, इसको तो घुमाने की भी जरूरत पड़ी थी वैसे, तो इसमें भी घुमाने के जब घुमाया तो आंसर हमें मिल चुका था, है ना। तो ये भी आ सकता है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना है। सारे के सारे पार्ट हमने कर लिए, और अगर और भी कोई पार्ट आते हैं तो वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप ही करोगे, अगला क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें कुछ भी ऐसे मतलब की दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो आप ना कर पाओ। आकृति आपको दे रखी है और आकृति में आपको बोला है कि त्रिभुज ओडीसी ओबीए के क्या है, समरूप है। बोल दिया कि समरूप है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, पहले दे दिया कि भाई समरूप है। अच्छा, पहले तो लिखो कॉपी पे कि अगर ओसीडी मतलब ओडीसी ये वाला त्रिभुज अगर इस वाले त्रिभुज के समरूप है तो उससे होगा क्या, वो चीज लिखो। बाकी बच्चों को भी ऐसा हो रहा है क्या? यस मैम। नो मैम। नो मैम। किस किस को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है वो हैंड रेज करो। मैम आपकी आवाज अटक अटक कर आ रही है। 1 मिनट रुकना। मैम ठीक आ रही है आपकी आवाज तो। हाँ, जिनको भी दिक्कत आ रही है वरना वो क्लास को एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो कॉपी पेन निकालो फटाफट से और यहाँ पे देखो कि
ये आपका त्रिभुज एक ऊपर की तरफ को बन रहा है, एक आपका त्रिभुज नीचे की तरफ को बन रहा है, और आपने जो है वो यहां से समरूप है, समरूप दे दिया है, और आपको बोला है कि अगर कोण बीओसी मतलब कि ये वाला कोण 125 डिग्री है, और कोण सीओडी मतलब सीओडी सीडीओ 70 डिग्री है, तो आप कोण ज्ञात करो डीओसी। डीओसी का मतलब ये वाला कोण निकालो, डीसीओ का मतलब ये वाला कोण भी निकालो, और OAB का मतलब ये वाला कोण भी निकालो। तो चलो फिर हो जाओ शुरू और निकालो। ध्यान रखना, आपको ऐसा नहीं बोला है कि भुजाएं समांतर है, बिल्कुल भी नहीं बोला है, पर आपको ये जरूर बोला है कि त्रिभुज समरूप है। तो बस इसी की मदद से इसको फटाफट से सॉल्व करो, इसी की मदद से, त्रिभुज की समरूपता की मदद से ही इस क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें और भी चीजें आएंगी, जैसे कि शीर्षाभिमुख कोण भी इसमें आएगा, लेकिन मेन जो चीज है वो आपको दे दी है पहले ही, समरूपता। अब समरूपता की मदद से कौन से संगत कोण है, कैसे संगत कोण है, कौन किसके बराबर वगैरह वगैरह अच्छे से देख के कॉपी पे लिख के मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 9th क्लास में भी आपने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, है ना? 9th क्लास में भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते थे। हाँ, फटाफट सॉल्व करो। हुआ किसी का? एक मिनट। ठीक है, ठीक है। मैम इसमें तीनों निकालने थे ना? तीनों तीनों ओके। हिमांशु ने आपका मैं देख रही हूँ। नेहा, आपने एक ही निकाला अभी? सी DOC DCO OAB ODC। एक बार नेहा कैमरा ऑन रखो। ODC कहाँ है? ODC OBA OAB निकालो नेहा। OAB बोला है, OBA नहीं, OAB। ठीक है, तो OAB निकालो आप नेहा। और हिमांशु, आपको मैं देख रही हूँ तो आपका करेक्ट है। बाकी दो ठीक है नेहा आपके, लेकिन OBA नहीं निकालना है, OAB निकालना है। हालांकि आपने वो निकाल दिया, अच्छी बात है, बट उसको OAB को भी निकाल दो। हम देख ठीक है, हाँ देख रही हूँ बेटा। DCO OAB OAB क्या, ये कारण क्या लिखा है बताओ? एकांतर अंतःकोण। गलत है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण तब बनते हैं जब रेखाएं समांतर हो। हमें तो बोला ये रेखाएं समांतर है, हमें बोला है त्रिभुज समरूप है। तो ये अगर आप पेपर में करते तो यहाँ पे आपका नंबर कट जाता। ठीक है। ओके तनु, आपका मैं देख रही हूँ।
क्योंकि कारण भी इसमें ठीक चाहिए। मैम इसमें ये कर लेंगे ना, 125 माइनस 180, मतलब 180 माइनस 125 बराबर 55। हाँ इसमें वो तो एक ठीक है ना, लेकिन वो 55 के बराबर क्यों आया, उसका कारण मतलब गलत वो था। सीधी रेखा खींचेंगे तब 180 डिग्री का बनेगा वो। ओ ए बी की बात करी बेटा मैं, ओ ए बी। आपने लिखा ओ ए बी 55, वो उसके आगे जो आपने कारण लिखा ना अंतः एकांतर, वो कारण गलत है, ठीक है। और तनु आपने भी आंसर तो ठीक निकाले, लेकिन आपने भी जो कारण लिखे हैं वो गलत है, जो आपने रीजन लिखे हैं वो गलत है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा उधर करो नेहा कैमरा, कोड आगे उधर उस तरफ। और कारण ठीक है लेकिन आधा ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। भाई सिंह जी के नाम से जो भी आपका मैं देख रही हूँ 55 ये। अच्छा आपने लिखा कि ओ ए बी डीसीओ के बराबर है, लेकिन क्यों बराबर है, किसने बताया आपको बराबर है, वो कारण भी लिखो। ये तो आपने लिखा, ठीक लिखा कि बराबर है, पर बराबर क्यों है, कैसे आपने उनको बराबर माना, किसकी वजह से बराबर माना, वो भी लिखो, ठीक है। क्योंकि पेपर में अगर आप ऐसा लिखोगे आंसर तो ठीक है, लेकिन पेपर में चाहिए उनको रीजन कि इस बच्चे ने ये तो लिखा पर इसका कारण ठीक लिखा कि नहीं। ज्योमेट्री में कारण मेन होता है, कारण ठीक लिखोगे तो आंसर के नंबर मिलेंगे, कारण गलत लिखोगे तो फिर नंबर भी कट सकते हैं। तो चलिए अभी इसको देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है अगर ये पेपर में आता है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक आकृति दे रखी है और आपको कुछ भी नहीं कहा, आपको बस इतना कहा कि भाई जो त्रिभुज है, ठीक है, जो त्रिभुज है जिसका नाम है डी ओ सी, वो समांतर है किसके, त्रिभुज बी ओ ए, या फिर चलो नाम सवाल के हिसाब से लिखो नाम ओडीसी ओबीए, ठीक है, अपनी मर्जी से नाम नहीं लिखते हैं, सवाल के हिसाब से नाम लिखते हैं। त्रिभुज ओडीसी किसके समरूप है, त्रिभुज ओबीए के, ओबीए, ठीक है। अब अगर ये समरूप है और आपको ये चीज दे रखी है तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, मुझे पहले तो ये बताओ, बताओ क्या आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिली। जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके पास क्या क्या होता है, बोलो। अगर त्रिभुज समरूप है, हाँ, तो उनमें क्या क्या गुण होंगे, इनके कोण समान होंगे और इनकी भुजा समानुपाती होती है। हाँ, लेकिन कैसे वाले कोण, संगत कोण, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके जो संगत कोण है वो बराबर होंगे। अब मान लो आपको आकृति देख के नहीं पता चल रहा हो कि भाई कौन किसके संगत होता है ना, आकृति को देख के पता नहीं चलता कि कौन सा कोण किसके संगत है, तो आपको नाम दे रखा था, नाम से पता कर लेते, आपको नाम दे रखा था, आप नाम से पता कर सकते थे कि कोण ओ के बराबर है, क्योंकि नाम देखो दोनों को पहले नंबर पे लिखा है तो ये संगत होते हैं, ठीक है। उसी तरह से कोण डी किसके बराबर, कोण बी के, कोण बी के, और कोण सी किसके बराबर, कोण ए के। कोण ए के। तो ये सारे के सारे कोण इसलिए बराबर हुए क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, तो ये आपके कारण में आना चाहिए था। जहां पे भी आपने अंतः एकांतर कोण लिखा है वहां पे आपको ये लिखना था कि ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज संगत कोण है, ये इसमें रीजन आएगा। क्योंकि आपको बोला ही नहीं है ना कि रेखा समांतर, अगर बोलते रेखा समांतर है तब तो आप आराम से इसमें वो लिख लेते एकांतर कोण वगैरह वगैरह, है ना, लेकिन ये ऐसा लिखा ही नहीं था, तो हम कहेंगे कि इसका कारण ये होगा कि ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, जिस वजह से ये एक दूसरे के बराबर है। यहां तक समझ आया। यस मैम। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि सच में ये समरूप, मतलब ये इसकी समरूप होगा कि नहीं। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे बना दूं, ओ ऊपर,
सी नीचे, ओ यहां चला गया, सी यहां आ गया, इसको अगर मैं नीचे को ऐसे नीचे नीचे को ले आऊं ना, और डी यहां आ गया, तो ओ के संगत, सी ए के संगत, बी डी के संगत, तो ऐसे ये बनता है ना। अगर आपको आकृति नहीं बनानी है तो कोई बात है, आप नाम देख के कर लो, जैसे आपको क्वेश्चन में नाम दिया है उसी तरह से नाम लिखना है, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन किसके संगत है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा कि हमें ये तो पता चल गया कि सारे कोण बराबर है, लेकिन फिर भी उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो हमने देखा कि जो डीबी नाम की रेखा जा रही है उसके ऊपर जो ओसी नाम की रेखा जा रही है ये बिल्कुल सीधी रेखा है, और जहां पे भी सीधी रेखा जाती है वहां पे बनता है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म बनने के लिए समांतर रेखा का कोई लेना देना नहीं होता, जहां पे भी सीधी रेखा गई रैखिक युग्म बन गया। रैखिक युग्म के लिए समांतर रेखा कुछ भी नहीं करती, तो यहाँ पे समांतर रेखा हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा कि डीबी एक रेखा है और डीबी पे जो है वो रैखिक युग्म बना रहे हैं, कौन कौन बताओ। रैखिक युग्म बन रहा है किस किस कोण का, तो कोण के मैं नाम लिखूंगी पूरे पूरे। एक तो कोण डीओसी, मतलब कि ये वाला कोण, और दूसरा जो कोण है वो है सीओबी, मतलब कि ये वाला कोण। और रैखिक युग्म कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो आपने लिखना है डीओसी जब सीओबी बराबर है 180, इसके कारण में लिख देना रैखिक युग्म। डीओसी हमें नहीं पता कितने डिग्री का, तो इसको ऐसे कैसा रहने दो। सीओबी था 125 डिग्री का, तो इसको 125 लिख दिया और 180 लिख दिया ब्रैकेट के उस पार। डीओसी को बिल्कुल ही अकेला छोड़ो और 180 में से 125 को माइनस करो तो कितना आएगा, 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री। जिसको अभी भी समझ नहीं आया ध्यान से देखो, ये एक रेखा थी, ऐसे थी एक रेखा, ये इसके ऊपर से बिल्कुल सीधी रेखा जा रही थी, और जब भी सीधी रेखा कहीं बनेगी तो जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो कोण बना वो 180 डिग्री का कोण बना। अभी समझ आया सभी को, क्योंकि 180 ऐसे तो होता है ना, एक ऐसी रेखा और कोण ऐसा कोण, एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का ही तो होता है। अब ये भी यहां से यहां तक 180 का ही कोण बन रहा था, बस बात इसमें इतनी आई कि बीच से इसके दो टुकड़े कर दिए थे। है तो यहां से यहां तक 180 ही, लेकिन हुआ क्या, इसके जो है वो बीच में कर दिए थे टुकड़े। किसने, तो इस वाली रेखा ने। ठीक है, तो हमने बस उन टुकड़ों को आपस में जोड़ा। हमें पता है रैखिक युग्म बन रहा है तो 180 के बराबर आएगा, इसलिए हमने उसको 180 लिख के फिर इस वाले टुकड़े का मान निकाल लिया, क्योंकि ये वाला टुकड़ा 125 था और ये वाला हमने निकालना था, तो हमने निकाल दिया कितना, 55 के बराबर। बताओ अभी क्लियर हुआ, बोलो अभी समझ आया, जिसको भी समझ नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन। तो ये यहां से यहां तक हो गया कितना, 55 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाला जो कोण है और नीचे वाला जो कोण है ये दोनों बराबर है। आप यहां से भी उठा सकते थे, क्योंकि त्रिभुज समरूप है इसलिए कोण ओ के बराबर। बाकी अगर आप यहाँ पे शीर्षाभिमुख लिखे तो भी ऐसा कोई गलत नहीं होगा। अगर आपको शीर्षाभिमुख लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि शीर्षाभिमुख होने के लिए भी रेखा समांतर होना जरूरी नहीं होता। जहां पर भी क्रॉस बनता है, जहां पर भी एक्स बनता है, वहां पे शीर्षाभिमुखी कोण बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शीर्षाभिमुखी लिखना है, लिख सकते हो। आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि हमारा जो कोण डीओसी है वो बराबर है किसके, कोण एओबी के। आपको लिखना है समरूप त्रिभुज के संगत कोण, वैसा लिख लो। आपको लिखना है शीर्षाभिमुख, तो आप वैसा लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें सही है, तो इसका कारण आ गया शीर्षाभिमुख। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला कोण भी आ गया 55 डिग्री का। आपको अभी दो कोण और निकालने हैं, एक आपको निकालना है डीसीओ और एक आपको निकालना है ओएबी, मतलब एंगल सी और एंगल ए आपको निकालना है। तो आपने देखा भाई, जो आपका डीसीओ कोण है, मतलब जो ये वाला कोण है, ये वाला, ये किसके संगत है, ये ए के संगत है। किसके संगत है, ये ए के संगत है। मतलब जो डीसीओ कोण है
वो संगत है ओ ए बी के, लेकिन हमें तो इन दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं पता, ना हमें डीसीओ का पता है ना हमें ओ ए बी का पता है दोनों बराबर। किसी एक की वैल्यू अगर निकाल दी आपने तो दोनों की निकल जाएगी। तो हमने कहा ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। मैंने देखा ऊपर वाले त्रिभुज को अगर ध्यान से देखूं तो ऊपर वाले त्रिभुज में मुझे दो कोणों की वैल्यू पता है, तीसरा कोण आराम से निकल जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि जब मैंने एंगल डी, एंगल ओ और एंगल सी को जोड़ा तो वो बराबर आए 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल डी 70 डिग्री था, एंगल ओ 55 डिग्री था, एंगल सी नहीं पता, वही तो निकालना है, तो 180 यहाँ पर। ठीक है अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 7 5 12, ये भी आ गया 125 डिग्री, जहाँ कोण सी बराबर में 180 डिग्री। कोण सी को अकेला छोड़ा, 125 को बराबर के उस पार भेजा, तो इसको माइनस करके भी कितना आएगा, कितना आया बताओ 55। ये भी कितना है, ये भी 55 ही आया। तो एंगल सी बराबर है 55 डिग्री। ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल DCO 55 डिग्री के बराबर है, और ये फिर बराबर है किसके, OAB के। ऐसे आप लिख सकते हो कि भाई हमारा जो एंगल था जिसका नाम था DCO वो किसके बराबर निकला, वो 55 डिग्री के बराबर निकला, और वो किसके बराबर है, वो है OAB के बराबर। और इसके नीचे आपने कारण लिखना है कि क्यों बराबर है, ये दोनों बराबर इसलिए है क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कारण था। यहां पर आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था कि भाई कोण सी कोण ए के बराबर, क्योंकि ये अर्ध एकांतर कोण है, तो वो गलत था। बराबर है वो तो सही है, लेकिन ये गलत था क्योंकि दिया ही नहीं है ना, क्वेश्चन में बोला ही नहीं है हमें कि समांतर है। क्वेश्चन में बोलते समांतर तब तो हम फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते, पर क्वेश्चन जब बोल ही नहीं रहा समांतर कुछ, तो हम नहीं इसको ऐसे लिख सकते, अंतः एकांतर कोण नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अभी भी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ये 2 नंबर में, क्योंकि इसमें आपको समांतर रेखा नहीं दी है। यही इसमें सबसे बड़ा वो था कि भाई समांतर रेखा नहीं दी थी लेकिन समरूपता दी थी, तो समरूपता के हिसाब से आपने सॉल्व करना था। लेकिन अगर आपने इसको समांतर के हिसाब से सॉल्व किया तो फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, हाँ भाई बोलो, कुछ बोल रहा है कोई। मैम आपने ये कोण दिखा दो, मैं आया है, क्या हो गया, ए कोण 55 कैसे आया, इसमें दिखा रहा क्या ना नीचे। ए कोण 55 कौन सा है ये वाला, यस मैम, क्योंकि C 55 था। ठीक है, नंबर मौसी को मांगना है। बेटा माइक ऑफ रखो। ए कोण इसलिए 55 आया क्योंकि C 55 था। ठीक है, देखो ये जो C आप हमने अभी अभी निकाला, हमने DCO निकाला हमने, 70 में 55 जोड़ के 125, 180 से घटा के 125, ये भी 55 आ गया। और जो कोण C है, देखो यहाँ पे हमने पहले लिख रखा था कि भाई जो कोण C है वो कोण A के बराबर है। कोण C जो है वो कोण A के बराबर है, कैसे, क्योंकि संगत कोण है। क्यों है संगत, किसके संगत कोण है, समरूप त्रिभुज के, तो इसलिए C अगर 55 आएगा तो A भी 55 ही आएगा। ठीक है, अगर मैम D 70 है तो B भी 70 ही होगा। बिल्कुल, अगर D 70 तो B भी, क्योंकि देखो ये भी 55 ये भी 55, अगर आप 55 में 55 को जोड़ो और उसको 180 में से घटा दो, कितना है 55 में 55 जोड़ के देखो जरा, 110। हाँ, तो देखो इसको माइनस करके भी 70 ही तो आ रहा है ना, तो ये भी 70 होगा। लेकिन हमसे पूछा नहीं था ना बी के बारे में, तो हमने बी के बारे में बताया नहीं। पर अगर आप पूछते तो हम इसको लिखते 70 डिग्री, और कारण क्या लिखते, D 70 है तो B भी 70। क्यों बराबर, क्योंकि दिया है दोनों समरूप है, और समरूप त्रिभुज के कोण बराबर ही होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो अगला क्वेश्चन सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा मुझे आसान लग रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको घुमाना पड़ेगा दिमाग, क्योंकि पूछने का तरीका अलग है, सॉल्व करने का तरीका शायद सेम है, लेकिन जो सवाल पूछा है वो पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलिए इसको मिटाओ, या किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है
बस कारण ध्यान में रखना भाई, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही था कि इसमें समांतर नहीं दिया था लेकिन इसमें समरूप दिया था, तो हमने समरूपता की मदद से क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने समांतर रेखा है ये समझ के सॉल्व किया ही नहीं क्योंकि दिया ही नहीं था। ठीक है, सभी को ये बात याद रहेगी, पिछले हाफ ईयरली में भी समझाया था मैंने, फिर भी भूल गए आप लोग हैं। अब इसको याद रखना, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। किसी भी क्वेश्चन में जब तक बोला नहीं हो कि भाई डीसीएबी के समांतर है, तब तक आप अंत एकांतर कोण की बात नहीं कर सकते। आप और किसकी बात नहीं कर सकते, वैसे एकांतर कोण ही आता है इसके अंदर, और संगत कोण भी आते हैं वैसे, पर संगत कोण आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, चलो इसको भी के लिए मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन आप ही करेंगे, समझा मैं दूंगी करना क्या है। सबसे पहले तो आपको बोल रहे हैं कि एक समलंब बनाओ, तो बनाओ सभी अपनी कॉपी पे समलंब, नाम इधर उधर ना कर दे आप, इसलिए समलंब मैं बना कर दे देती हूँ ताकि फिर आप ऐसा ना बोलो कि मैंने नाम में गड़बड़ कर दी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो एक समलंब आपको दे रखा था, समलंब होता है ऐसा, दिखने में समलंब ऐसा होता है। और अब देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि भाई ये जो आपका समलंब है इसकी जो भुजाएं हैं ए बी और सी डी, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, ए बी सी डी। जब भी नाम देना है किसी आकृति को, या तो ऐसे को चलो इस इधर से इधर को, या तो फिर ऐसे को चलो इधर से इधर को। ठीक है, ऐसा मत करना कि यहाँ पे लिखा ए बी और यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया, फिर गलत हो जाएगा। अगर यहां से शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे खत्म करो, अगर यहां से शुरू कर रहे हो तो फिर ऊपर खत्म करो। ठीक है, ऐसे क्रॉस में मत करना। तो मैंने लिख दिया इसको एबीसीडी। अब एबीसीडी एक समलंब है और ये कह रहे हैं कि जो इसकी एबी रेखा है वो समांतर है किसके, डीसी के। फिर आपको बोला कि इसके जो विकर्ण थे एसी और बीडी, तो एसी हो गया ये वाला विकर्ण, बीडी हो गया ये वाला विकर्ण, ये कहाँ मिल रहे हैं आपस में, तो ये बिंदु ओ पे मिल रहे हैं आपस में। फिर ये कह रहे हैं कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करते हुए ये बताओ, इस्तेमाल करते हुए हमें ये आप शो करके बता दो कि आपका जो ओ ए बटा ओ सी है वो बराबर है ओ बी बटा ओ डी की। ये क्वेश्चन हमने पिछले कल भी किया था, ऐसे एक सवाल है ना। ओ ए बटा ओ सी जो है वो बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। तो हिंट अब इसमें मैं आपको क्या दूं, हिंट इसमें ये ले लो कि ऊपर नीचे वाले दो त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना है। ऊपर वाला ए ओ बी ये जो आपका त्रिभुज है, और नीचे वाला डीओसी ये जो आपका त्रिभुज है, इन दोनों को समरूप प्रूव करो, ये हिंट है। एक और हिंट देती हूं, कैसे समरूप प्रूव करोगे, तो कोणों की मदद से, ये भी मैंने बता दिया, भुजा पे जाने की जरूरत ही नहीं है, कोणों की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले इन दोनों को समरूप प्रूव करो, एक बार ये समरूप प्रूव हो गए, फिर आप बोल सकते हो कि भाई समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमने ऊपर वाले दो त्रिभुज ही क्यों लिए, इसके बारे में मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बता दूंगी, अभी के लिए आप करो। हमने दाएं बाएं वाले क्यों नहीं लिए, ऊपर नीचे वाले क्यों लिए, है ना। ये सवाल भी आपके मन में आना चाहिए, नहीं आया था तो आना चाहिए कि क्यों ऐसा हमने नहीं किया। आप अनुपात भी मत निकालो, चलो वो भी रहने दो, आप मुझे बस ये बता दो कि आप इनको समरूप कैसे प्रूव करोगे, बस इतना ही बता दो कॉपी पे फटाफट से बना के। इस बार आपको दिया है कि आपके जो भुजाएं हैं वो समांतर है। लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कर लिया आपने प्रियंका, ओके। अब कारण नहीं लिखा ना, आपने कारण ही नहीं लिखा, कारण लिखो। ठीक है, ओके, करेक्ट है हिमांशु, कारण भी ठीक है। मैम यहाँ पे भी कारण लिखना है, ये कैमरा ऑन रखो। समांतर है तो इसका अनुपात नहीं, सॉरी समरूप है तो इनका अनुपात सेम होगा। हाँ ठीक है, अनुपात में देखना पड़ेगा, कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है, बाकी हाँ कारण तो इसका ही रहेगा।
ओके प्रियंका एंड तनु, आपको मैं देख रही हूँ। ठीक है प्रियंका, आपका इस बार सही है और कारण भी सही है। आपका मैं देख रही हूँ तनु। बी टी ओके, करेक्ट है तनु, आपका भी करेक्ट है। बाकी बच्चे भी सॉल्व करो फटाफट से। जब तक आप खुद से कॉपी पे नहीं करोगे ना, आप याद ही नहीं रख पाओगे कि हमने क्वेश्चन किया कैसे था। हाफ ईयरली के रिवीजन में मैं नहीं कॉपी पे करा पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था, पर अभी तो टाइम ही टाइम है, तो इसको सीखो। इसको अभी सोचो कि आप फाइनल एग्जाम के लिए कर रहे हो। हाँ प्रीति, आपका कैमरा ऑफ हो गया। एक मिनट, कारण बताओ, कारण क्या लिखा है आपने? ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। और बाकी बच्चे भी दिखाओ फटाफट से। 2 मिनट का वेट करूंगी, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी। जब तक कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा? कॉपी पे सॉल्व किया हुआ हमेशा याद रहता है कि मेरे पास ये सवाल आया था, मैंने इस सवाल को ऐसे उस टाइम पे सॉल्व किया था, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई थी, या मैंने ये चीज गलत लिख दी थी। तभी तो आपको समझ आएगी ना, जब लिख के करोगे। जब करोगे नहीं लिख के तो फिर नहीं पता लगता कि भाई गलती कहाँ हुई थी या मैंने कहाँ ठीक किया था। और एक और चीज फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि अभी उस टाइम पे बहुत से बच्चे क्लास में नहीं थे। एक बार आपने अपने स्कूल टीचर से, जो भी आपको मैथ पढ़ाते हैं, उनसे पूछ लेना है कि स्टैंडर्ड मैथ का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कैसा होगा। क्योंकि मुझे नहीं मिल पा रहा। रुचि, कैमरा आपका बहुत ब्लर है, मतलब पास करो कैमरा। मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, तो इसलिए अपने टीचर से आपने बिल्कुल कंफर्म करना है, कहीं सीबीएसई वाला क्वेश्चन पेपर तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने पूछ लेना है। रुचि, कैमरा ऑफ हो गया आपका, थोड़ा सा ब्लर, मतलब पास रखना पड़ेगा। मैम अलग बता दिया है? क्वेश्चन कैसा आएगा बताओ? मैम, मतलब कि उसमें क्वेश्चन मतलब कि ज्यादा और कम रहेंगे बेसिक में, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग के बेसिक में ज्यादा रहेंगे और स्टैंडर्ड में ज्यादा कम रहेंगे। ठीक है, एक मिनट। रुचि, आपका नहीं दिख पा रहा, अभी ब्लर दिख रहा है बहुत, तो आप मैच कर लेना मेरे क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ सुनिए, और क्या बताया? अंडरस्टैंडिंग मतलब मतलब कि किताब से क्वेश्चन आएंगे आपको स्टैंडर्ड वालों को, या फिर बाहर से आएंगे? मैम किताब से ही आएंगे, मतलब थोड़े इजी तरीके से, मतलब हार्ड आएगा वो पेपर स्टैंडर्ड वाला। क्योंकि एक स्कूल था, उसमें पता नहीं बच्चे ने गलत सुना या फिर टीचर ने ऐसा बोला कि भाई जैसे सीबीएसई में पेपर आता है वैसा आएगा स्टैंडर्ड वालों को। बेसिक वालों को एनसीईआरटी से आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड वालों को अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। बने बनाए क्वेश्चन, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन क्वेश्चन शायद बुक के बाहर से आए, ऐसा कुछ कह रहे थे। तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल कंफर्म कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्टैंडर्ड रखा और बाद में पता चला कि पेपर बहुत ही अजीब था। मैम हो सकता है ऐसे भी। हो सकता है? यस मैम। ऐसा बोला आपको? मैम सर कह रहे थे, बता रहे थे ऐसे। सर को पूछना, अगर आपके पास कोई पेपर हो, सैंपल पेपर आपको मिल रहा हो, तो आपको जरूर बताएं, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, 3-4 बार ढूंढा, पर मुझे मिल ही नहीं रहा वो पेपर। वो देखते हैं। मैम मैम सीबीएसई बोर्ड वाला। शायद अच्छा, एक और क्वेश्चन, जो आपको अभी प्री बोर्ड का पेपर होगा आपका, वो स्टैंडर्ड वालों को स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आएगा क्या, और बेसिक वालों को बेसिक के हिसाब से ही आएगा? हाँ जी मैम। वो तो नहीं पता, वो ऐसे ही नहीं प्री आएगा बोर्ड, शायद। प्री बोर्ड वो तो सेम ही आएगा सबका। सही, प्री बोर्ड आना चाहिए मैम लगभग। अलग अलग होगा ना प्री फिर, बोर्ड अगर में स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड और बेसिक मतलब के हिसाब बोर्ड से एग्जाम होगा। अलग अलग हो रहे हैं तो। अलग से, ठीक है, अलग से ही होना चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? तब तो ठीक है, तब तो आप प्री बोर्ड में देख लोगे, बट प्री बोर्ड से पहले भी कंफर्म कर लेना एक बार।
मैम ठीक है, सैंपल पेपर चलो अभी होता है इसको ना, शायद टीचर्स के पास बोर्ड देते हैं या फिर अभी मुझे साइट पे मिला नहीं ना, मिलता है तो मैं भेज दूंगी, पर मुझे मिल नहीं रहा। स्टैंडर्ड और बेसिक के अलग अलग क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला सवाल, मैंने ऊपर वाले दो त्रिभुजों को ही, ऊपर नीचे वाले त्रिभुजों को ही क्यों लिया, मैंने बगल वालों को क्यों नहीं लिया? बताओ किसको इसका जवाब पता है? मैम हमें OA अपॉन OC का और OP अपॉन OD का अनुपात निकालना है, इसमें से इन्हीं दोनों त्रिभुज में ही आएगा ये। नहीं, अगर इसको लेते तो भी तो आता ना, OA OD OB OC, इस वाले त्रिभुज में भी आ जाता, दाएं बाएं में भी आ जाता, इधर भी आता इधर भी आता। हम फिर इसमें A का ए बी समांतर है डीसी के, इसलिए हाँ, क्योंकि ए बी डी सी के समांतर है, इसलिए हमने उन त्रिभुजों को चुना जिसमें ए बी और डी सी आ रहे थे। अगर हम ए डी और बी सी को लेते तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ए डी बी सी थोड़ी समांतर है। ए डी बी सी समांतर अगर होती तो हम सोचते इनको लेने का, लेकिन ये समांतर नहीं थी और हमें समांतर रेखा की जरूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पहले ही बोल रखा था कि आपका जो ए बी है वो डीसी के समांतर है, तो आपने लिख दिया ए बी डीसी के या सी डी के समांतर है। समांतर रेखा ये है और ये है। एक कोण यहां बन रहा है जो समांतर रेखा के अंदर है, दूसरा कोण यहां बन रहा है, ये भी समांतर रेखाओं के अंदर है। तो इनको काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा AC नाम की इनको काटती हुई गई। एक कोण यहां बन रहा था, दूसरा कोण यहां बन रहा था, हम कहेंगे एंगल BAO, इसका नाम दे दो एंगल BAO जो है वो बराबर है एंगल OCD के, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे कोण है? अंत एकांतर कह लो, अल्टरनेट इंटीरियर कह लो। एक तो एक दूसरे के तिरछे हैं, अगर एक तिर्यक रेखा के ऊपर बना है तो दूसरा तिर्यक रेखा के नीचे बना है, तो इनको कहते हैं एकांतर, और अंत का मतलब अंदर की तरफ को बने। ठीक है, और अगर उसी तरह से दूसरी तरफ देखें, अगर हम BD को तिर्यक रेखा मान के चले तो जो आपका कोण है ABD और जो आपका कोण है ABD नहीं सॉरी AOD ABO और जो आपका दूसरा कोण है ODC, ये दोनों भी बराबर हैं। इनके लिए भी कारण सेम, ये भी अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण। वैसे तो दो कोणों से भी हम अपने त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था जहां पे आपको लगता है आप 3 कोण बराबर कर सकते हो तो कर लो, वहां पे मत रुको। जब आपको लग रहा है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है, कोण AOB बराबर है कोण DOC के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कसौटी लग गई A और हमारा जो ये त्रिभुज थे कौन कौन से, AOB समरूप हो गया किसके, COD के। ठीक है, AOB समरूप हो गया किसके, COD के। अब अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा, OA के संगत कौन सी भुजा है? नाम देख के बोलो। मैम ओसी। OC, तो OA का OC से अनुपात OB के OD से अनुपात के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आप कारण लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना पड़ा, फिर उनको हमने लिख दिया समानुपाती। अब एक चीज यहाँ पे बताऊंगी, उसका भी ध्यान रखना है, वो बहुत जरूरी चीज है। अगर कोई त्रिभुज ऊपर की तरफ को बना, जैसे कि ये है AOB, ठीक है, तो इसका नाम कभी भी ऐसे मत लिखना कि त्रिभुज AOB समरूप है DOC के, ऐसे तो कभी मत लिखना, क्योंकि है ही नहीं। संगत पार्ट साथ में लिखने होते हैं ना। तो अगर आप ऊपर वाले त्रिभुज के इस पॉइंट से शुरू कर रहे हो, अगर आपने AOB से नाम लिखा तो नीचे भी इस पॉइंट से शुरू मत करना। अगर ऊपर वाला A से शुरू कर रहे हो तो नीचे वाला C से शुरू करना।
इसलिए देखो, इसलिए जो मेरे क्या आए, जो मेरी संगत भुजाएं आई वो खुद ही वैसी आई जैसी क्वेश्चन में दे रखी थी, है ना, जैसी क्वेश्चन में दे रखी थी वैसी आई, क्योंकि हमें पता है ना कि हम अगर ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे बनाएंगे तो ए सी के संगत आएगा। तो अगर आप ऊपर वाले त्रिभुज को ए से शुरू कर रहे हो तो फिर इसको सी से शुरू करो। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी। याद रहे, या इस चीज को याद रख पाओगे कि भूल जाओगे? कि अगर ऊपर नीचे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ऊपर वाले को अगर इस वाले कोने से शुरू किया तो दूसरे वाले को उससे उल्टे से उसका नाम लिखना है, उसके साथ साथ वाले से मत लिखना। ठीक है, तो बस हो गया, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए अभी क्लास को इतना रखते हैं, बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं वो हम करेंगे अपनी कल की क्लास में। तो किया करो, सिर्फ 2-4 बच्चे अपनी नोटबुक दिखाते हैं, बाकी कोई भी नोटबुक नहीं दिखाता, ऐसे मत करो। अगर आपको मौका मिल रहा है प्रैक्टिस करने का तो फिर करो, ठीक है, उसको मत छोड़ो। तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन।